स्टूडेंट, मैं सुमन संधू, गुरु ग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपका जो बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट है हिंदी शिक्षण, तो मैं आपको हिंदी शिक्षण में करवाया है। पहले मैंने आपको करवाई थी कि कौन सी अभिव्यक्ति करवाई थी, मौखिक अभिव्यक्ति करवाई थी, और आज आपको मैं करवा रही हूँ लिखित अभिव्यक्ति। लिखित सबसे पहले क्या आएगा, लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाता है लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ। तो इसमें सबसे पहले लिखित अभिव्यक्ति कहते किसे हैं, उसका अर्थ। लिखित जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति से भिन्न कुछ क्या होता है, कुछ अन्य कौशलों की आवश्यकता होती है। कि जब हम किसी अपने विचारों भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तब क्या होता है कि इसमें हमारी मौखिक अभिव्यक्ति से हमारे जो मौखिक होते हैं, जो हम अपने मुख से बोलते हैं, किसी प्रकार की पत्रिका या पुस्तक या बुक को पढ़कर या किसी के विचारों को पढ़कर हम जब मुख से बोलते हैं तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और जब हम लिखित रूप में अपने भावों को प्रकट करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति से भिन्न कुछ अन्य कौशलों की आवश्यकता होती है। मौखिक अभिव्यक्ति का क्या होती है, प्राण आदि उच्चारण होते हैं, यानी कि हम उसको मुख के माध्यम से बोलते हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति के शरीर रचना के दो मुख्य आधार होते हैं। कौन कौन से दो मुख्य आधार हैं इसमें? प्रथम आपकी वर्तनी और द्वितीय आपका इसमें आ जाता है व्याकरण या सम्मत वाक्य। जब हम अपने विचारों भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उस लेखन कौशल को क्या कहते हैं, लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। किसको? जब हम अपने विचारों भावों को लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। लेखन के अंतर्गत हमारा जो लेखन है, लिखने के अंतर्गत हमारा क्या आता है, सुडैल यानी कि मजबूत, सुडैल और अच्छे वर्णों को लिखना भी सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत? लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी लिखित अभिव्यक्ति है उसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, कि हमारी लिखित अभिव्यक्ति के क्या क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसमें आपको जो आपकी लिखित अभिव्यक्ति है उसके उद्देश्य है। आपका दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य। 2 नंबर इसमें क्या आ जाता है आपका, उद्देश्य। उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है, 1 नंबर आता है आपका इसमें छात्रों को, किसको? छात्रों को, बच्चों को, छात्रों को किसका बोध करवाना है, लिपि का बोध। किसका? लिपि होती है लिखना। लिपि किसे बोलते हैं, लिखने का जो है लिपि शब्द मुहावरे, लिपि शब्द मुहावरे क्या आ गया आपका शब्द, लिपि शब्द मुहावरे हो गए आदि का ज्ञान कराना। किसके माध्यम से? लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से। मुहावरे आदि का आपको क्या करना है, छात्रों को ज्ञान कराना, ज्ञान कराना। किसका? हमारे जो छात्रों को लिपि शब्द मुहावरे आदि का क्या है, ज्ञान कराना पहला उद्देश्य है लिखित अभिव्यक्ति का। दूसरा उद्देश्य इसका है प्रसंगानुसार। दूसरा उद्देश्य इसका है प्रसंगानुसार यानी कि प्रसंग वाइज, जो हमारे प्रसंग होते हैं प्रसंगानुसार इसमें क्या करना है, उचित शब्दों, प्रसंगानुसार उचित शब्दों, मुहावरों, उचित शब्दों, उचित शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, मुहावरों, लोकोक्तियों, उचित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सुक्तियों का प्रयोग करना, सुक्तियों का प्रयोग करना।
का प्रयोग करना, कि बच्चों को कि क्या क्या सिखाना है प्रसंगानुसार, कि उचित शब्दों में मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, सूक्तियां हो गई आदि का प्रयोग कैसे करना है, किसके अंतर्गत आता है, आपको करवाना है लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से करवाना है। दूसरा उद्देश्य ये आ जाता है इसका। और तीसरा इसका उद्देश्य आ जाता है इसमें देखो छात्रों को सुंदर, तीसरा नंबर इसका आ जाता है छात्रों को सुंदर सुडौल स्पष्ट, छात्रों को सुंदर सुडौल स्पष्ट अक्षर लिखने में निपुण करना, अक्षर लिखने में इनको क्या करना है, निपुण करना है। छात्रों को सुंदर सुडौल स्पष्ट अक्षर लिखने में क्या करना है, निपुण बनाना है, उनको परफेक्ट बनाना है। उसके बाद आपका 4 नंबर इसमें आ जाता है कि छात्रों को, 4 नंबर आता है छात्रों को शब्दकोश की वृद्धि, यानी कि बच्चे एक शब्द बताने पर अधिक से अधिक शब्द लिख सके, उनके शब्दकोश में वृद्धि हो। आपको क्या करना है, इसका आगे जो उद्देश्य आ जाता है, कौन सा उद्देश्य है इसका, 4 नंबर उद्देश्य है छात्रों को के शब्दकोश में वृद्धि करना। उसके बाद छात्रों में सृजनात्मक, 5वां इसमें है छात्रों में सृजनात्मक बोध, छात्रों में सृजनात्मक बोध तथा तर्क शक्ति का विकास करना। तर्क शक्ति होती है सोचना, किसी भी चीज पर जब बच्चा क्या करेगा, विचार करेगा, सोचेगा, कोई भी शब्द हम उसको बताते हैं कि इस शब्द के 4 शब्द बनाओ, जैसे मैंने बोला है कि कलम ये कैसे कुछ शब्द बनाओ, तो कैसे जब वो बनाएगा, कलम बना दिया, ककड़ी बना दिया, कुछ भी 5-6 शब्द बना सकता है बच्चा। तो उसके क्या करना है, उसकी जो तर्क शक्ति है उसको का विकास करना है, किसके माध्यम से, लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से। उसके बाद आपका 6 नंबर इसमें आ जाता है, 5 के बाद आपका 6 नंबर इसमें आता है कि छात्रों के हाथ मस्तिष्क, छात्रों के हाथ मस्तिष्क हृदय, छात्रों के मस्तिष्क हाथ हृदय तथा नेत्र में समन्वय किस में समन्वय करना है, छात्रों के हाथ मस्तिष्क हृदय तथा नेत्र में समन्वय उत्पन्न करके इंद्रियों का प्रशिक्षण करना है। इंद्रिय प्रशिक्षण करना, यानी कि बच्चे को लिखते टाइम किस की उसका दिमाग, उसका दिल तथा उसकी जो आंखें हैं, हाथ हैं, ये चारों जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें समन्वय। ऐसे नहीं कि हम बच्चे को कुछ शब्द लिखने के लिए कह रहे हैं तो उस टाइम बच्चे का ध्यान कहीं और है, उसका दिमाग कहीं और है, हाथ कहीं और चल रहा है। तो इसके माध्यम जो हमारी लिखित अभिव्यक्ति है को वो हमारा ये लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हम इन सब इंद्रियों में कंट्रोल करके उनमें समन्वय स्थापित करके ही बच्चे की लिखित अभिव्यक्ति में हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ये कौन सा उद्देश्य हो गया, आपका 6वां उद्देश्य हो गया। अब 7 नंबर इसमें आपका आ जाता है, 7 नंबर में आता है इसमें कि छात्रों में स्वतः यानी खुद, स्वतः लेखन
क्रिया में रुचि उत्पन्न करना, यानी कि बच्चे में लिखित जो हमारी अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति का ये उद्देश्य है कि बच्चा स्वतः यानी कि खुद जो है उसकी रुचि लिखने में उत्पन्न हो, कि हम बच्चे को कोई भी काम देते हैं वो बच्चा उसको पूरे इंटरेस्ट से करे। तो इंटरेस्ट बच्चे में तभी होएगा जब उसकी क्या होगी, राइटिंग अच्छी होएगी, उसका लिखने का जो तरीका होएगा वो उचित होएगा। तो उसमें जो हमारा प्रशिक्षण है, जो हमारे शास्त्रों में स्वतः लेखन क्रिया में रुचि उत्पन्न करनी है बच्चे को। आप उसमें बाद आपकी 8वां जो आ जाता है अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है कि छात्रों के अनुलेख, छात्रों के जो हमारे बच्चे हैं, छात्रों के अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख तथा श्रुतलेख, जो ये हमारे लेख हैं कौन कौन से, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख हो गया, तीनों श्रुतलेख लिखने में निपुण बनाना, लिखने में निपुण होता है बच्चे को परफेक्ट बनाना, उसकी निपुण बनाना। कौन कौन से लेख हैं आपके, अनुलेख हो गया, प्रतिलेख हो गया और श्रुतलेख हो गया। श्रुतलेख जैसे कि आप बच्चे को उसकी राइटिंग सुधार के लिए आप उसको उसमें कॉपी में काम देते हो। प्रतिलेख यानी कि बच्चा बुक में से खुद देखकर लिखता है। अनुलेख में क्या आता है कि हम बच्चे को पहले से कोई टॉपिक बताते हैं और तब वो अनुलेख लिखता है उस पर। उसके बाद आपका ये हो गया आपके 8 पॉइंट। उसके बाद आपका आगे 9वां आ जाता है, इसमें प्रसंगानुसार आपका 9वां पॉइंट आ जाता है। इसमें प्रसंगानुसार जो हमारे प्रसंग होते हैं, प्रसंगानुसार आवश्यक गति से लिखने का अभ्यास कराना। यानी कि हमें बच्चे को कोई भी जैसे पैराग्राफ देते हैं तो हमें बच्चे को टाइम फिक्स करना चाहिए कि आपको इतने टाइम में इसको सही और उचित प्रकार से सुंदर स्पष्ट लिखना है, तो इसमें उसकी गति बन जाती है। अगर हम ऐसे नहीं कि बच्चे को काम दे दिया और उसको सारा दिन बिठाए रखो, ऐसा नहीं करना। उसको कोई आप आधा घंटा या 10-15 मिनट दे दो कि आपको इतने टाइम में आपको ये वाला काम करना है, बच्चे को आपको अभ्यास कराना है। तो ये इसके आपके लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य होगा। कितने उद्देश्य होंगे आपके? 9 उद्देश्य होंगे। तो इसमें देखो आपका आता है, पहले मैंने आपको लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ करवाया, उसके बाद उद्देश्य। अब तीसरा पॉइंट इसमें आपका आ जाता है महत्व की। जो हमारी लिखित अभिव्यक्ति है उसके कौन कौन से क्या क्या महत्व हैं। उद्देश्य मैंने आपको 9 करवा दिए थे, अब मैं आपको आगे करवा रही हूँ महत्व। तो सबसे पहला महत्व इसमें आ जाता है कि जो हमारी लिखित अभिव्यक्ति है, इसमें है 1 नंबर आपका है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित हमारी जो अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति से ही बालक को भाषा का पूर्ण ज्ञान होता है। किसका? हमारी भाषा का तो पूर्ण ज्ञान होता है। 1 नंबर ये महत्व है। 2 नंबर इसका महत्व ये आ जाता है कि हम बच्चे को, जो हमारे छात्र हैं, विचारों को संरक्षण व लिखित अभिव्यक्ति में क्या करता है बच्चा? विचारों को संरक्षण, संरक्षण आपका आ गया, संरक्षण आ गया।
इसमें आपका संरक्षण व संवर्धन कर सकता है, संरक्षण व संवर्धन कर सकता है। किसके माध्यम से? लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से। ये आपका 2 नंबर आ गया। तीसरा नंबर आपका आ जाता है कि विद्यालय में, तीसरा है इसका, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। विद्यालय है जो शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना महत्वपूर्ण साधन है, कि हम विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है, का महत्वपूर्ण साधन है। ये आपका 3 नंबर आ गया। 4 नंबर इसमें आपका आगे आ जाता है कि जो हमारा मानसिक बौद्धिक विकास, मानसिक हो गया, बौद्धिक हो गया, मानसिक बौद्धिक विकास, चिंतन मनन, चिंतन होता है सोचना और मनन करना, मन में मनन करना उस चीज के बारे में। चिंतन मनन करने में विशेष उपयोगी है, विशेष तौर पर उपयोगी है। कौन? लिखित अभिव्यक्ति। उसके बाद आगे आपका आ जाता है कि भाषा में एक रूपता तथा स्वामित्व, एक रूपता तथा स्थायित्व, स्वामित्व ही स्थायित्व, किसके माध्यम से? लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से। स्थायित्व लेखन के माध्यम से, माध्यम से होता है। जो हमारा भाषा में एक रूप तथा स्थायित्व लेखन के माध्यम से होता है। उसमें आगे आ जाता है साहित्य भंडार में वृद्धि करती है। जो हमारी लिखन अभिव्यक्ति है वो साहित्य, जो हमारी लेखन अभिव्यक्ति है साहित्य भंडार में वृद्धि करती है, जो हमारी लिखित अभिव्यक्ति है साहित्य भंडार में वृद्धि करती है। उसके बाद आपका 7वां पॉइंट इसमें आ जाता है कि व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगति का आधार किसका? व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा में होता है। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं वो किसके? लिखित माध्यम से ही करते हैं। चाहे हम कोई औद्योगिक काम कर रहे हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें जो भी क्रिया होती है वो लिखित रूप में ही, पहले जो काम शुरू करना होता है उसको लिखित रूप में लिखा जाता है, लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से ही होता है। उसके बाद आपका आ जाता है संसार के ज्ञान। 8वां है आपका इसमें संसार का ज्ञान, विज्ञान से परिचित, संसार का ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने
कराने में सहायक, कराने में सहायक होता है कौन? लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। आगे आपका इसमें आ जाता है बालकों में, 9वां पॉइंट है इसका, बालकों में क्रियाशीलता का विकास, क्रियाशीलता का विकास। तो ये आपके आज हो गए लिखित अभिव्यक्ति का महत्व हो गया। तो इसमें मैंने आपको पूरे 9 पॉइंट बताए हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने आपको लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ बताया था कि लिखित अभिव्यक्ति वो होती है जिसमें कि हम अपने जो भाव हैं, विचार हैं, उनको हम क्या करते हैं, अपने हाथों के माध्यम से उन भावों को, विचारों को लिखित रूप में प्रकट करते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती है? लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। ये हमारा लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ हो गया। उसके बाद मैंने आपको उद्देश्य बताए थे। उद्देश्य, पहला उद्देश्य था कि हमारा जो छात्रों की लिपि है, लिपि शब्द मुहावरों आदि का ज्ञान होता है किसके माध्यम से? लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से। पहला उद्देश्य इसका ये हो गया। दूसरा उद्देश्य इसमें कि प्रसंगानुसार उचित शब्द है जो हमारे शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सुकुक्तियों आदि का क्या होता है? प्रयोग होता है किसमें? लिखित अभिव्यक्ति में। उसके बाद आपका रहता है छात्रों को सुंदर, स्पष्ट, सुडेल जो अक्षर लिखने में निपुण करना होता है। उसके बाद है छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि होती है। उसके बाद है छात्रों में सृजनात्मक बोध हो गया, सृजनात्मक बोध तथा तर्क शक्ति का विकास करना होता है। उससे आगे वाला उद्देश्य है छात्रों में हाथ, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय आदि में समन्वय उत्पन्न करना और उनको इंद्रियों के प्रति सजग बनाना। उसके बाद है सुंदर, छात्रों को स्वतः लेखन, उसकी क्रिया में रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद छात्रों में जो आगे वाला आपका है उसमें छात्रों में अनुलेख, प्रतिलेख, शुद्ध लेख लिखने में निपुण बनाना। और लास्ट आपका इसमें है कि प्रसंगानुसार आवश्यक गति किसे लिखने का अभ्यास कराना। तो ये इसके हो गए उद्देश्य है। उसके बाद मैंने आपको इसके महत्व बताए हैं किसके? लिखित अभिव्यक्ति के। तो पहला उद्देश्य है लिखित अभिव्यक्ति से ही बालक की भाषा का बालक को भाषा का पूर्ण ज्ञान होता है। 2 नंबर है विचारों को संरक्षण में संवर्धन करता है। 3 नंबर है विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। मानसिक बौद्धिक विकास, चिंतन मनन करने का विशेष उपयोगी है। उसके बाद है भाषा में एक रूपता तथा साहित्य लेखन का इसके माध्यम से ही होता है। साहित्य भंडार में वृद्धि करती है लिखित अभिव्यक्ति। व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा में ही होता है। और संसार का ज्ञान, विज्ञान जो भी परिचित कराना होता है, कराने में सहायक होता है। और लास्ट आपका है बालकों में क्रियाशीलता का विकास करता है। तो मैंने आज की क्लास में आपको लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ, उसके उद्देश्य और महत्व, जो आगे वाले इसके पॉइंट बचे हैं वो मैं कल की क्लास के में करवाऊंगी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।